नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि एक खुशहाल मुल्क के लिए मजबूत बैंक होने चाहिए और इसके लिए बैंक में डिपॉजिटर्स की जमा रकम महफूज होनी चाहिए। इसी बात को जहन में रखते हुए उनकी हुकूमत ने 1 लाख रुपए की डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को बढ़ाकर न सिर्फ 5 लाख रुपए कर दिया बल्कि इसके लिए 90 दिन की मुदत भी मुकर्रर कर दी ताकि बैंक डूबने पर मेहनत की कमाई के लिए परेशान न होने पड़े। मोदी ने बातें डिपॉजिटर्स समिट के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए तक की मुद्दत के लिए जमा रकम बीमा की अदायगी की जमानत के मौजू पर एक सेमिनार से उन्होंने खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद महीनों में 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिटर्स को इसी तरह के मामलात में 13,000 करोड़ रुपए की रकम मिल चुकी है और आइंदा चंद महीनों में मजीद 3 लाख लोगों को डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत अदायगी की जानी है। इसी दुनिया की सबसे बड़ी डिपॉजिट गारंटी बताते हुए उन्होंने कहा कि 76 लाख करोड़ रुपए की गारंटी दी जा रही है। बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिटर्स को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा उनके खाते में जमा हो गया है और ये राशि करीब करीब 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अभी आज यहां इस कार्यक्रम में और इसके बाद भी 3 लाख और ऐसे डिपॉजिटर्स को बैंकों में फंसा उनका पैसा उनके खाते में जमा होने वाला है, पैसा उनको मिलने वाला है। ये अपने आप में छोटी बात नहीं है और मैं खास करके हमारे देश को, हमारे जो मीडिया के साथी हैं, आज मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और मेरा अनुभव है, जब स्वच्छता अभियान चला रहा था, मैंने मीडिया के मित्रों को रिक्वेस्ट की, आज भी उसको वो बराबर मेरी मदद कर रहे हैं। आज मैं फिर से उनको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हम जानते हैं कोई बैंक डूब जाए तो कई दिनों तक खबरें फैली रहती है, टीवी पर, अखबारों में। स्वाभाविक भी है क्योंकि वो घटना ही ऐसी होती है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी बन जाती है, बहुत स्वाभाविक है। लेकिन आज जब देश ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, एक बहुत बड़ी मजबूत व्यवस्था शुरू की है, डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस दिलाया जा रहा है, मैं चाहूंगा कि उसकी भी उतनी ही चर्चा मीडिया में हो, बार हो। इसलिए नहीं कि मोदी ने किया इसलिए करना है, ये इसलिए जरूरी है कि देश के डिपॉजिटर्स में विश्वास पैदा हो सकता है कुछ लोगों के गलत कारणों से, गलत आदतों से कोई बैंक डूबेगा, हो सकता है, लेकिन जमाकर्ता का पैसा नहीं डूबेगा, जमाकर्ता का पैसा सुरक्षित रहेगा। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि मरकजी हुकूमत की हर स्कीम के वसत में मुतवस्सो तबका होता है और उन्हें जहन में रखकर मंसूबे बनाए जाते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की मौजूदगी में जमा कुरिंदगान पहले 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर अदायगी की गारंटी के मौजू पर मुनक्कदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए सीतारामन ने कहा कि इस मंसूबे के दरमियान में भी मुतवस्सो तबका है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता माली साल के आम बजट में बैंकों में 5 लाख रुपए तक के जमा को बीमा करने का ऐलान किया गया था। इसी मुनासिबत से ये इंतजाम किया गया और इसमें 90 दिनों के अंदर अदायगी की जमानत भी दी गई। One last word. The approach of this government under the guidance of Honorable Prime Minister has been sensitive to the needs of the middle class.
You may think I'm saying something out of context here, but I will bring in the example of one of the projects launched by the government, sponsored by the government, the single window for affordable housing project called Swami. Today, again, because of the voices of distressed home buyers, all of whom had put their money in some projects so that they can have a house, and also took loans from the banks, were paying rents for their houses, ended up with neither the homes being given to them, but had to pay the EMI to the banks. For which, again, under the direction of the Prime Minister, sometime early 2020, we came up with a alternative investment fund mechanism which can fund these last mile completion for home buyers. I'm happy to say, Honorable Prime Minister, in this context, over 1,40,000 home buyers are getting their homes back because of that one single window project. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिपॉजिटर्स को बड़े मुनाफे के साथ जुड़े खतरात से भी आगाह रहने का मशवरा दिया। शक्तिकांत दास ने 5 लाख रुपए तक की रकम की बैंक में जमा बीमा की मुयन्ना मुद्दत में अदायगी की गारंटी के मंसूबे पर जमा डिपॉजिटर्स की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस प्रोग्राम से वजीर आजम मोदी और वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने भी खिताब किया। शक्तिकांत दास ने कहा कि बड़े मुनाफे से खतरे जुड़े होते हैं, इसलिए सरमायाकारों को फायदे की तलाश में बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरजीहात में डिपॉजिटर सबसे पहले आते हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों को मजबूत करने की सिमत में उठाए जाने वाले रिजर्व बैंक के उसूलों के इक़दाम भी बैंकों के साथ साथ सरमायाकारों के मफाद में है। शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों को मजबूत करने के लिए मुसलसिल उसूलों के निज़ाम को मजबूत बनाया जा रहा है। बैंक मजबूत हो जाएंगे तो उनमें पैसा रखने वालों के मफाद महफूज रहेंगे और इस मंसूबे का सहारा लेने की नौबत नहीं आएगी। शक्तिकांत दास ने कहा कि रिजर्व बैंक को कोऑपरेटिव बैंकों के रेगुलेशन के बारे में कमेटी की रिपोर्ट मिल गई है और उन बैंकों के बारे में भी इसकी बुनियाद पर उसूल बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक अब तिजारती बैंकों की सेहत की निगरानी के लिए कमजोरी के अलामात का इंतजार नहीं करता, बल्कि उसने पॉलिसियों पर तवज्जो देने का निज़ाम शुरू किया। उन्होंने कहा कि बैंकिंग निज़ाम को मजबूत करने में बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कंपनी समेत सभी मुतालिका फरीकों का किरदार अहम है। The Reserve Bank remains committed to ensure that our banking system remains robust and resilient, but it has to be a joint effort. Every stakeholder, whether it is the management of banks, whether it is the board of banks, whether it is the various committees of banks, the audit committee, the risk management committee, the other committees of the bank, or any other regulatory authority that is associated. So therefore, it has to be a joint responsibility for all of us. In my last monetary policy statement last week on 8th of December, I had said that the country has demonstrated of working together during this entire pandemic, and India's moment has come where India can really become a growth driver for world economy, and that will be possible if all stakeholders in the banking system work together. The Reserve Bank remains committed. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इतवार को पाकिस्तान को सख्त पैगाम दिया कि हिंदुस्तान को तोड़ने के उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे और हिंदुस्तान दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने और बराह रास्त जंग जीतने की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद दिलवास्ता जंग में भी जीत हमारी होगी। चाशुम्बे को इंडिया गेट पर 1971 की हिंद पाक जंग की फतेह की गोल्डन जुबली की तकरीबात के हिस्से के तौर पर मुनक़िदा विजय पर्व से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तानी फौजों की शानदार फतेह की याद मनाने के लिए है जो जनूबी एशिया की अजीम फतेह का बाइस बनी, जिसने तारीख और जोग्राफिया दोनों को बदल दिया। चंद रोज कबल हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इस तकरीब को मजीद अजीमुशान तौर पर मुनक़िद करने का फैसला किया गया था, लेकिन मुल्क के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अचानक इंतकाल के बाद इसे सादगी से मनाने का फैसला किया गया। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान के अनगिनत बंगाली बहनें और भाइयों पर अत्याचार और अन्याय हो रहा था तो वह दूसरे देशों को भी प्रभावित कर रहा था। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारे बंगाली बहनों और भाइयों का आखिर कसूर क्या था। बस यही कि वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, अपनी कला और संस्कृति और भाषा के
संरक्षण की मांग कर रहे थे। वह राजनीति और शासन में अपने उचित प्रतिनिधित्व की भी मांग कर रहे थे। देवियों सज्जनों, हमारे बंगाली बहनों और भाइयों पर होने वाला अन्याय और अत्याचार किसी न किसी रूप में संपूर्ण मानवता के लिए खतरा था। ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान की जनता को उस अन्याय और शोषण से मुक्त दिलाना हमारा राजधर्म भी था, हमारा राष्ट्र धर्म भी था और हमारा यह सैन्य धर्म भी था। 1971 के युद्ध में हमारी सेनाओं के संकल्प, समन्वय और शौर्य का अद्भुत यह उदाहरण मिलता है। मुक्ति वाहिनी का समर्थन करने से लेकर पूर्वी पाकिस्तान से आए लाखों की संख्या में शरणार्थियों की मदद तक और पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र में किसी भी आक्रामकता और तनाव को रोकने से लेकर पूरे विश्व में शांति, न्याय और मानवता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को बनाए रखना, यही हमारा उद्देश्य था। यह सब कोई आसान काम नहीं था और मुझे ये कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि भारतीय सेनाएं इस कठिन परीक्षा में खरी उतरी हैं और इसका सुखद परिणाम क्या हुआ यह केवल भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया जानती है। देवियों सज्जनों, यह युद्ध हमारी नैतिकता, हमारी लोकतांत्रिक परंपरा और न्यायपूर्ण व्यवहार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को हिंदू और नाथूराम गॉडसे को हिंदुत्ववादी करार देते हुए कहा कि मुल्क को तबाह करने वाले हिंदुत्ववादियों को इख्तियार से बाहर निकालना होगा। आज जयपुर में महंगाई हटाओ रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व के दरमियान फर्क बताते हुए कहा कि दो जिंदगियों की एक रूह नहीं हो सकती, इसी तरह दो अल्फाज का एक मतलब नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हिंदू कभी डरता नहीं है, शिव का जहर भी पी लेता है, जबकि हिंदुत्व डर जाता है और डर के सामने झुक जाता है। हिंदुत्व के दिल में मोहब्बत होती है, हिंदू के दिल में मोहब्बत होती है, जबकि हिंदुत्व के दिल में नफरत होती है। उन्होंने कहा कि मुल्क हिंदुओं का है, हिंदुत्ववादियों का नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं भी हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। इस मीटिंग को प्रियंका गांधी और दीगर सीनियर कायदीन ने भी खिताब किया। ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू है मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाई और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला, महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। फर्क क्या होता है? फर्क मैं आपको बताता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए, कट जाए, मिट जाए, हिंदू सच को ढूंढता है। उसका रास्ता सत्याग्रह। पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है। महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए, सच को ढूंढने के लिए बिता दी। और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। भाइयों बहनों, हिंदुत्ववादी
अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्ता से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। ये दो अलग शब्द। आज ये रैली महंगाई हटाओ रैली है। आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ क्यों आए हैं? आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका जीना मुश्किल हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि आज एक गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि सरसों का तेल आपको 200 रुपए में मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका रोजाना का जीवन मुश्किल हो गया है और इस संघर्ष में आपकी कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, दो तरह की सरकार होती है। एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है सेवा, समर्पण और पब्लिक से सच्चाई की बात, और एक ऐसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है झूठ, लालच और लूट। और आज की जो केंद्र सरकार है वह यही दूसरी तरह की सरकार है। इसे अच्छी तरह से पहचानिए। जितना पैसा विज्ञापनों में खर्चा जाता है उतना पैसा किसानों को क्यों नहीं दिया जाता? मुझे पता चला कुछ दिनों पहले कि जिस प्रदेश में मैं काम करती हूँ, उत्तर प्रदेश में, उस प्रदेश में सरकार हजारों करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापनों पे खर्च कर रही है, लेकिन वही सरकार किसान को खाद दिलवा नहीं पा रही है। उसी सरकार में एक गांव है जहां मैं 4 ऐसे परिवारों से मिली जिनके मुखिया खाद की लाइन में खड़े खड़े गुजर गए क्योंकि 2-3 दिनों से खाद वितरण की लाइन में खड़े थे और उनको खाद नहीं मिला। घर नहीं गए, डर था लाइन छोड़ दूंगा तो खाद नहीं मिलेगी, वहीं पे गिर पड़ी। मैं ऐसे परिवार से मिलकर आई हूं जिनके पति, जिनके सदस्य कुछ ले गए हैं इसी सरकार के मंत्री के बेटे की जीप के पहियों के तले। मैं उनकी विधवाओं से मिली हूं, उनकी बेटियों से मिली हूं, और मैं जानती हूं उनके मुंह से उन्होंने मुझे बोला कि हमें न्याय चाहिए, लेकिन इस सरकार से हमें न्याय कभी नहीं मिल सकता। कभी नहीं मिल सकता न्याय, क्योंकि इसी सरकार का मंत्री अभी भी हमारे प्रधानमंत्री के साथ मंच पे खड़ा रहता है। जिसके बेटे ने हमारे पति को कुचला, जिसके बेटे ने हमारे बेटे को कुचला। तो जो सरकार केंद्र में है वो निश्चित है कि जनता की भलाई नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मरकजी और उत्तर प्रदेश हुकूमत के तरक्याती कामों से अपोजिशन पार्टियों में घबराहट का दावा करते हुए कहा कि कुछ लोगों को तरक्याती काम देखकर दौरे पड़ने लगते हैं। योगी ने इतवार को बीजेपी के सदर जेपी नड्डा के साथ उत्तर प्रदेश के जिले ईटा में बूथ सुदूर के सम्मेलन से खिताब करते हुए कहा कि कुछ लोगों को तरक्की के काम देखकर तरक्की के दौरे पड़ने लगते हैं। योगी ने मुल्क के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे की मिसाल देते हुए कहा कि जिस दिन वज़ीर आज़म मोदी ने एक्सप्रेसवे का वो इफ्तिताह करेंगे, उस दिन भी कुछ लोग कहेंगे कि उन्होंने भी ऐसी सड़क बनाने का सपना देखा था लेकिन बना नहीं पाए। क्या सपा की सरकार के समय अयोध्या में राम मंदिर बन जाता? राम मंदिर बनने से खुश हैं? गांव के लोग खुश हैं? शहर के लोग? तो क्या घर घर बताओगे? कल प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ धाम का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। क्या काशी विश्वनाथ धाम कांग्रेस बनाती, गोवा बनाती और बबुआ से उम्मीद करते थे क्या? तो भाइयों बहनों, जो ना उम्मीद है
बताइए, वे हमेशा नाउम्मीद ही रहेंगे। और इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं। आस्था का सम्मान भाजपा ने किया, भाजपा सरकार ने किया, गरीब का कल्याण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माफियाओं को ठिकाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया, बेटी और बहन की सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने दी, विकास के कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्या सपा की बात करते हैं, उनके मुंह से छिन्ना निकलता है। देखिए, मेरे से किसी पत्रकार ने पूछा कि आपको क्या खतरा दिखता है, आपको क्या खतरा दिखता है? मैंने कहा कि मुझे उन लोगों से और उन पार्टियों से खतरा दिखता है, और मुझे नहीं, देश के प्रदेश को खतरा दिखता है, जो वोट की खातिर, कुर्सी की खातिर, कुर्सी पाने के लिए सरदार पटेल लौह पुरुष, जिसने 567 राज्यों को एकत्र करके ये भारत देश बनाया, उनके साथ मुकाबला करने के लिए कहा पटेल, और उनके मुंह से पटेल का नाम नहीं निकलता, जिन्ना का जिन निकल जाता है। अगर हम बात करें किसानों की, तो हम गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि नीम कोटेड यूरिया, पहले यूरिया के लिए लाठीचार्ज होता था, गोलियां चलती थी, प्रधानमंत्री जी ने नीम कोटेड यूरिया ला करके हर किसान के घर तक यूरिया पहुंचाने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये डीएपी खाद 2400 की बोरी, ये 2400 की बोरी 1200 रुपए में आपके यहां पहुंचाने का काम किया, यानी एक बोरी मुफ्त देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी। ट्विटर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को कुछ देर के लिए हैक होने के बाद उसे महफूज बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए हैं। ट्विटर के तर्जुमान ने इतवार को इतला दी। तर्जुमान ने कहा कि हमारे पास वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के साथ हर वक्त राब्ते की सहूलत मौजूद है। जैसे ही हमें सरगर्मी यानी ट्विटर अकाउंट की हैकिंग के बारे में मालूम हुआ, हमारी टीम ने अकाउंट को महफूज बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि हमारी तहकीकात से मालूम हुआ है कि इस वक्त किसी और मसले के आसार नहीं है। ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ट्विटर हैंडल हफ्ते की शब देर गए कुछ देर के लिए हैक कर लिया गया था, और इस दौरान बिटकॉइन की कानूनी शिनाख्त के बारे में ट्वीट किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर यानी पीएमओ ने आज सुबह ये इत्तला दी। मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक होने के फौरन बाद ही उसे बहाल और महफूज कर लिया गया, और इस मामले को ट्विटर के साथ उठाया गया। पीएमओ ने ट्वीट किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ट्विटर हैंडल थोड़ी देर के लिए हैक हो गया। ये मामला ट्विटर के साथ उठाया गया और अकाउंट को फौरी तौर पर बहाल और महफूज किया गया। हैक होने के दौरान की गई ट्वीट्स को नज़रअंदाज करें। हैक होने के बाद पहला ट्वीट चंद मिनट बाद डिलीट कर दिया गया और वही ट्वीट एक बार फिर पोस्ट कर दी गई। इसके बाद इस ट्वीट को भी हटा दिया गया। कुछ सारिफीन ने मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद की गई ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बीजेपी समेत सभी सियासी पार्टियों को जम्मू कश्मीर में आज़ादाना तौर पर अवामी जलसे मुनक्किद करने की इजाज़त है, लेकिन पीडीपी वाहिद ऐसी जमात है जिसको अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंतज़ामिया नहीं चाहती है कि नौजवान जमहूरियत का हिस्सा बने, बल्कि उनका मंसूबा है कि वादी कश्मीर का नौजवान तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करे। इन बातों का इज़हार महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी कन्वेंशन के बारे में ज़िले इंतज़ामिया को तहरीरी तौर पर आगाह किया, लेकिन हर बार उन्हें उसकी इजाज़त नहीं दी गई। महबूबा मुफ्ती ने बताया कि इतवार की सुबह से ही श्रीनगर में 15 मकामात को सील किया गया था, जहां पर पीडीपी कारकुनों को रोककर उनकी हड्डी पसली एक कर दी गई, मोबाइल फ़ोन छीने गए और यहाँ तक कि कई कारकुनों और कायदीन को सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। उससे सबसे बड़ी बात कि हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर इस वक्त यूपी में बहुत बड़ी बड़ी रैलीज कर रहे हैं। उस यूपी में जहां गंगा में लाशें बही हजारों की तादाद में, तो यहाँ हमें समझ नहीं है कि यकायक क्या हो गया कि रात को इन्होंने कोई चिट्ठी भेजी थी, जो हमने मॉर्निंग में टेलीविजन पे देखा, तो हमने कागज वाकज देख लिए, तो उसमें कोई चिट्ठी थी कि भाई
उसमें लिखा गया था कि क्योंकि ये हमारा अपना घर है, इसमें तो परमिशन की जरूरत नहीं थी। इन व्यू ऑफ द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनगर एंड कोविड-19। भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने एमएसपी कानून की वकालत करते हुए इतवार के रोज कहा कि ज़राई बहरान पर बहस काफी वक्त से हो रही है, अब एमएसपी कानून बनाने का वक्त आ गया है। उन्होंने एमएसपी के हवाले से कानून साजी से मुतालिक कुछ तजावीज़ की एक फेहरिस्त पार्लियामेंट में पेश की है। वरुण गांधी ने ट्वीट किया कि हिंदुस्तान के किसान और हुकूमतें मुद्दत तवील से ज़राई बहरान पर बहस कर रहे हैं, अब एमएसपी पर कानून बनाने का वक्त आ गया। मैंने करारदाद तैयार की है और उसे पार्लियामेंट में पेश किया है। मुझे लगता है कि कानून का हिस्सा हो सकता है, इस पर मैं किसी भी तरह की तनकीद का खैर मकदम करता हूं। पंजाब कांग्रेस के सरबराह नवजोत सिंह सिद्धू ने इतवार के रोज बड़ा सियासी हमला किया। चंडीगढ़ के लॉ भवन में बोलदा पंजाब प्रोग्राम में सिद्धू ने कहा कि मोहाली में 1.5 लाख करोड़ की जमीन पर नाजायज कब्जा है, इसके लिए जमीन के रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई है। जस्टिस कुलदीप सिंह कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सिद्धू ने कहा कि इसमें से 900 एकड़ जमीन पर तो 2 वज़राए आला ने ही कब्जा कर रखा था। हालांकि सिद्धू ने यह नहीं बताया कि ये 2 वज़राए आला कौन है। उन्होंने ये भी वाजे नहीं किया कि वो पंजाब के सीएम रह चुके कायदीन के बारे में बात कर रहे हैं या मौजूदा सीएम के बारे में। हुनर हाट ने मुल्क की हजारों साल कदीम पुश्तैनी फनकारी की विरासत को महफूज रखने और उसे मजबूती बख्शने में अहम किरदार अदा किया। इन ख्यालात का इज़हार गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने 34वें हुनर हाट की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने मजीद कहा कि हुनर हाट के दस्तकारों, हुनरमंदों, कारीगरों ने मुल्क की हुनर की विरासत को दोबारा जिंदगी बख्शी है। हिंदुस्तान के विखार, हिंदुस्तान की सरबुलंदी में इजाफा किया। देवव्रत ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने मुल्क की गायब हो रही दस्तकारी और हुनरमंदी की विरासत को महफूज करने, उसकी हौसला अफजाई करने के लिए कई संजीदा कोशिशें की हैं। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी हिस्सा लिया। तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश होने से पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर का जो आखिरी वीडियो सामने आया था, उस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकामी पुलिस ने वीडियो बनाने वाले शख्स के मोबाइल फोन को जब्त करते हुए फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। साथ ही उनसे यह भी सवाल किया कि वो जंगल के उस इलाके में क्या कर रहे थे जहां बाहरी लोगों की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी लगी हुई है। हिंदुस्तानी फौज के आला ओहदेदार जनरल बिपिन रावत, उनकी बीवी मधुलिका रावत और 11 दीगर फौजी ओहदेदार 8 दिसंबर को कुन्नूर में एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए MI-17V5 हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। हेलीकॉप्टर वेलिंगटन एयरबेस से महज 7 मिनट की दूरी पर कुन्नूर के जंगलों में क्रैश हो गया था। इस हादसे में जनरल रावत, उनकी बीवी मधुलिका समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में सिर्फ एक सर्वाइवर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह है, जिनका करीब 85% जली हुई हालत में बेंगलुरु में इलाज चल रहा है। हादसे के अगले दिन इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से ठीक पहले का वीडियो सामने आया था, जिसमें हेलीकॉप्टर बेहद नीचे उड़ते हुए अचानक धुंध में गुम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद धमाके की आवाज सुनाई देती है। इस वीडियो को बनाने वाला शख्स और खवातीन का एक ग्रुप भी इसमें दिखाई देता है, जो जंगल में एक रेलवे ट्रैक पर खड़ा हुआ है। बाद में इस वीडियो को बनाने वाले शख्स की जानकारी सामने आई। इस वीडियो को कोयम्बतूर के फोटोग्राफर वाई जो पॉल उर्फ कुट्टी ने बनाया था, जो उस वक्त हिल नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के कट्टेरी एरिया में जंगल में अपने दोस्तों और अफराद खानदान के साथ छुट्टियां मनाने हुए गए हुए थे। राजस्थान के बीकानेर में आज शाम करीब 6:56 पर 4.3 इंटेंसिटी का जल्जला आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी तस्दीक की है। इस जल्जले का एपिसेंटर बीकानेर से 381 किलोमीटर बताया गया है। दुनिया भर में पिछले 24 घंटों में कोविड के 5,90,000 नए मामला दर्ज हुए। इसी दौरान 7,868 अफराद की मौत हुई। आपको बता दें कि दुनिया भर में अब भी कोरोना के 2,19,31,355 अफराद का इलाज जारी है। वहीं हिंदुस्तान की बात करें तो मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाकत खैज कोरोना के 7,774 नए केसेस सामने आए हैं और इस वबा की वजह से 306 लोगों की मौत हुई है। दरियासना हफ्ते के रोज करीब 90 लाख अफराद को कोविड की वैक्सीन लगाई गई। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।